ओके, सो अभी मेरे को क्या करना है, अभी मेरे को अ, जो डेटा मैं नोटपैड की फाइल से एक्सेस कर रहा था, वो डेटा मेरे को डेटाबेस के टेबल से एक्सेस करना है। तो मैं एक नया प्रोजेक्ट लूंगा, हम लोग मॉडल बनाएंगे। मॉडल बनाने के बाद हम लोग को क्या क्या स्टेप करना है वो मैं तुमको बताता हूँ। तो समझ गया ना करना क्या है मेरे को डेटाबेस से मतलब यही डेटा डेटाबेस से एक्सेस करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, न्यू प्रोजेक्ट, ASP.NET वेब एप्लीकेशन, स्टूडेंट, MS, EF एग्जाम्पल। ठीक, ये प्रोजेक्ट का नाम ले लिया, क्रिएट MVC प्रोजेक्ट। ये क्रिएट होने के बाद सबसे पहला काम जो मेरे को करना रहेगा मॉडल बनाने का। जब भी तुम डेटाबेस या मतलब कोई भी ऐसा तुमको बोलता है कि लाइक थ्रेड बना के दो, ये जो मैं चीज बता रहा हूँ यही तुमको एक्चुअल में मशीन टेस्ट जो होता है ना कंपनी का, उसमें काम आएगी। यही चीज करना है जो स्टेप मैं करने वाला हूँ। तो न्यू प्रोजेक्ट लेना है, न्यू प्रोजेक्ट लेने के बाद सबसे पहले मॉडल बना लेना है। तो मॉडल बनाने के लिए तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए ना कि कितनी फील्ड रहेगी, एंटिटी क्या रहेगी। तो हमारे केस में एंटिटी स्टूडेंट ही है और वही फील्ड रहने वाली जो वहां पर है। ठीक है, मतलब आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट और एक फ्लैग। अब एक और ले लेंगे अपन, क्रिएटेड डेट। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया। कैंसिल भी नहीं हो रहा, हैंग हो गया। कील कर दिया मैंने वो प्रोजेक्ट, वो विजुअल स्टूडियो को वापस से बना, पता नहीं कितना टाइम लेता होगा। तो ये न्यू प्रोजेक्ट बन गया। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट बनने के बाद सबसे पहला काम रहेगा मॉडल बनाना।
तो मैं यहाँ आके मॉडल बना लेता हूँ। तो मॉडल बेसिकली क्लास होती है जिसके अंदर हम लोग प्रॉपर्टीज को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट नाम का एक मॉडल बना लिया। कि मॉडल के अंदर क्या लेना रहेगा, मेरे को प्रॉपर्टीज लेना रहेगा। तो मॉडल में प्रॉपर्टीज में ले लिया यहाँ पर। ये बन गया अपना मॉडल। ठीक है। मॉडल बनने के बाद देखो, जैसे तुम्हारा मॉडल बन के रेडी हो गया, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एंटिटी फ्रेमवर्क को इंटीग्रेट कर देंगे। क्यों एंटिटी फ्रेमवर्क को इंटीग्रेट करेंगे, उसका रीजन ये कि तो क्वेश्चन यहाँ पे था व्हाई वी आर यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क। तो एंटिटी फ्रेमवर्क को हम लोग क्यों इंटीग्रेट करते हैं, या क्यों मेरे को जरूरत पड़ती है कोई भी प्रोजेक्ट में एंटिटी फ्रेमवर्क। इसके लिए नहीं कि हाँ पास सर यूज किया था इसके लिए मैं भी इंस्टॉल किया, ऐसा नहीं। तुमको प्रॉपर सिनेरियो पता होना चाहिए कब एंटिटी फ्रेमवर्क लगेगा तुमको। अगर तुमको तुम्हारी डॉटनेट की कोई भी टाइप की एप्लीकेशन, नॉट फॉर एमवीसी, ठीक है, कोई भी टाइप मतलब कंसोल, विंडोज फॉर्म, विंडोज सर्विस, वेब फॉर्म, कोई भी डॉटनेट की एप्लीकेशन, डॉटनेट की कोई भी टाइप की एप्लीकेशन है, उसके अंदर तुमको रिलेशनल डेटाबेस से डेटा लेके आना है। रिलेशनल डेटाबेस से डेटा लेके आना है तो एंटिटी फ्रेमवर्क लगेगा। अब रिलेशनल डेटाबेस मतलब और कितने डेटाबेस है जो रिलेशनल डेटाबेस है। अब अगर रिलेशनल है तो रिलेशनल के अलावा और भी कुछ है क्या, नॉन रिलेशनल कुछ है क्या। तो थोड़ा सा वो पार्ट पे मूव कर देते हैं। तो वो पार्ट पे अगर मैं आ जाऊँ तो रिलेशनल डेटाबेस में मेरे पास ऑप्शन है एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, IBM DB2, Postgres. These all are relational database management system। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये है। नॉन रिलेशनल की तरफ आ जाते हैं। नॉन रिलेशनल मतलब जिसको हम लोग नॉन रिलेशनल की जगह बोलते हैं डॉक्यूमेंट डीबी। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट डीबी। मतलब नॉन रिलेशनल भी बोलोगे तो चल जाएगा, लेकिन उसका सही नॉन रिलेशनल रिलेशनल नहीं है तो बोलते हैं तो क्या है, तो डॉक्यूमेंट डीबी। डॉक्यूमेंट डीबी मतलब ऐसा डीबी जिसके अंदर डेटा टेबल और कॉलम और रो के फॉर्म में, यानी टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर नहीं रहता है बल्कि डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रहता है। कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, वो जेसन डॉक्यूमेंट होते हैं। तो डेटा किसके फॉर्म में स्टोर रहता है, उसमें जेसन के फॉर्म में। ठीक है। तो वो तो अपना केस नहीं है, अपना स्कोप नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। अगर इनकेस कभी कोई पूछता है तो वो जो डॉक्यूमेंट डीबी जो है या नॉन रिलेशनल है, उसको हम लोग नो एसक्यूएल डेटाबेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक होता है एसक्यूएल डेटाबेस, एक होता है नो एसक्यूएल। एसक्यूएल डेटाबेस मतलब रिलेशनल डेटाबेस, नो एसक्यूएल डेटाबेस मतलब नॉन रिलेशनल। दो टर्म अलग अलग है, इंटरव्यू में अलग अलग तरीके से पूछता है। समझे, नो एसक्यूएल क्या होता है, डॉक्यूमेंट डीबी क्या होता है। तो डॉक्यूमेंट डीबी की एग्जांपल क्या है, जैसे कि रिलेशनल डेटाबेस की एग्जांपल है एसक्यूएल, ओरेकल, साइबेस, IBM DB2, पोस्टग्रेस, ये सब है ना। तो वैसे ही नॉन रिलेशनल के एग्जांपल में कॉस्मोस, कैसेंड्रा, मोंगोडीबी, इलास्टिक सर्च, ये सब अलग अलग प्रोडक्ट का नाम है जो नॉन रिलेशनल में यूज होते हैं। लेकिन अपना वो स्कोप नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। अपना रिलेशनल में अपने को सिर्फ फोकस करना है एसक्यूएल सर्वर के ऊपर। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? तो तुम्हारा डॉटनेट की कोई भी एप्लीकेशन है और वो डॉटनेट की एप्लीकेशन में तुमको रिलेशनल डेटाबेस से डेटा लेके आना है तो एंटिटी फ्रेमवर्क लगेगा। अब मैं ऐसे सोच लिया हूँ दिल में कि ये स्टूडेंट टेबल जो है एसक्यूएल सर्वर में बनेगा आगे चल के। अभी ये जो आगे मैं बनाया हूँ ये टेबल क्या बनेगा आगे चल के, एसक्यूएल सर्वर में बनेगा। और एसक्यूएल सर्वर रिलेशनल डेटाबेस है तो वहां से डेटा लाने के लिए मेरे को एंटिटी फ्रेमवर्क लगेगा। इसके लिए मैं एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल करूँ। क्या समझा?
किसको किसको समझा क्या बोला मैं, वाई वी आर यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क का आंसर। अगर मेरे को मेरे डॉट नेट के कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर रिलेशनल डेटाबेस से डेटा लेके आना है तो एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना पड़ेगा। एज सिंपल एज, इससे ज्यादा सिंपल मैं और कुछ नहीं बोल सकता, मतलब एकदम सिंपल चीज, एकदम आसान भाषा में बता दिया कि यही उसका यूज है। अब रिलेशनल डेटाबेस में एसक्यूएल भी हो सकता है, ओरेकल भी हो सकता है, पोस्टग्रेस भी हो सकता है, सॉरी माइस्क्यूएल भी हो सकता है, मोंगोडीबी डॉक्यूमेंट डीबी नॉन रिलेशनल में आएगा। ठीक है, ये हो सकता है, ये इतने ऑप्शन है मेरे पास। तो हम लोग अपने कोर्स में एसक्यूएल सर्वर भी लिए हैं, और 90% जो डॉटनेट के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें एसक्यूएल सर्वर ही पूछता है। और इंटरव्यू में तुमको जितनी भी रिकॉर्डिंग में शेयर किया हूं, किसी में नॉन एसक्यूएल का क्वेश्चन नहीं है अब तक। मैं मतलब नहीं कुछ तो 3 से 4 रिकॉर्डिंग तुमको शेयर कर चुका हूँ, और यही टाइम स्पेन में मैं कम से कम 10 से 12 इंटरव्यू दिया हूँ। तो कहीं पर भी एसक्यूएल सर्वर के अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो हम लोग को सिर्फ, है तो बहुत सारी चीज, लेकिन अपने को वही चीज पे फोकस करना है जो चीज काम की है, और काम की जो चीज है वो एसक्यूएल सर्वर है। तो हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि हम तुमको ऐसा बोलना भी है कि मेरे को सिर्फ एसक्यूएल सर्वर ही आता है, तो दैट इज मोर देन सफिशियंट, नॉट सफिशियंट, दैट इज मोर देन सफिशियंट। एसक्यूएल भी आता है अगर तुमको, क्योंकि डॉटनेट डेवलपर तुम हो, अगर तुमको एसक्यूएल का टच भी है तो बहुत अच्छी बात होती है वो, और वो तुमको सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा देती है। और डॉटनेट के जो प्रोजेक्ट है वो 50-50% डिवाइडेड होते हैं सी शार्प और एसक्यूएल में। आधा लॉजिक वहां रहता है एसक्यूएल में, और आधा लॉजिक सी शार्प में रहता है। अब वो अपनी स्किल रहती है कि अपने को कहाँ पे लॉजिक ज्यादा अच्छा लिखने आता है, तो अपन वहीं पे मूव कर देते हैं। जैसे कि यूजर ने वैल्यू डाला, तो वो पहले आती है सी शार्प में, फिर वो सी शार्प से अपन उसको कॉल करके उसको भेजते हैं डेटाबेस के पास। अगर तुमको लॉजिक लिखने सी शार्प में अच्छा आता है तो तुम सी शार्प में वैल्यू लेके यही लॉजिक लिख के इधर से भेज दो। एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये कि सी शार्प से वैल्यू लिए तुमको सी शार्प काम आता है, एसक्यूएल सर्वर ज्यादा आता है, तो तुम वैल्यू लेके एक्सपोर्ट प्रोसीजर में तो वहां लॉजिक लिखते हो फिर डेटाबेस पे। तो वो तुम्हारी, तुम्हारा क्या बोलते हैं, तुम्हारी स्किल होती है कि तुम डिसाइड करोगे कि तुमको लॉजिक कहाँ पे मूव करना है। तो कुछ प्रोजेक्ट जो डॉटनेट के ज्यादा बेस्ड होते हैं एसक्यूएल, और कुछ प्रोजेक्ट जो है डॉटनेट के ज्यादा बेस्ड होते हैं सी शार्प। अब वो तुम्हारे ऊपर, तो हम लोग 50-50% वेटेज दोनों को देते हैं। मैं जब शुरू हुआ था एसक्यूएल तब भी मैं बोला था कि ऊप्स के बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी चीज का पूछता है तो वो एसक्यूएल है। अभी भी मैं वही चीज बोल रहा हूँ, एसक्यूएल को हल्के में बिल्कुल मत लो, एसक्यूएल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तुमको यहाँ पर भी काम आएगा। हाँ, हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करेंगे तो हम लोग को एसक्यूएल क्वेरीज कम लिखनी पड़ेगी, हम लोग को एसक्यूएल क्वेरीज कम लिखनी पड़ेगी, लेकिन जितनी इंटरव्यू में लगती है ना वो मैं तुमको सब बता दूंगा। मतलब जो बाय हो गया, हैविंग हो गया, वही सब पूछते हैं वहां पे आके, घूम घूम के वही 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 क्वेरी लिख पाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो अब मेरा मेरा काम क्या है कि मेरे को यहाँ ये प्रोजेक्ट में डेटा एसक्यूएल सर्वर से लेके आना, इसके लिए मेरे को एंटिटी फ्रेमवर्क लगेगा। अब एंटिटी फ्रेमवर्क इंटीग्रेट करने के लिए, ध्यान से देखो यहाँ पर, एक एंटिटी फ्रेमवर्क इंटीग्रेट करने के लिए 3 स्टेप है। सबसे पहला इंस्टॉल, ईएफ, पहले इंस्टॉल करो। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करो। तीसरा कॉन्फ़िगर, कनेक्शन स्टेप। ये 3 स्टेप यहाँ पे रहेगा। तो वन बाय वन एक एक स्टेप करते जाते हैं, ध्यान से देखो, सिंपल स्टेप है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंस्टॉल करना है मेरे को, कोई भी चीज इंस्टॉल करना तो अपने पता है कहाँ से डाउनलोड करूंगा, तो ये आता है न्यूगेट से। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट पे आने का, राइट क्लिक करने का, मैनेज न्यूगेट पैकेज, बहुत सारे लोग उसको नगेट भी बोलते हैं, तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने ना उसका ना उसको स्पेलिंग ही अलग कर दिया, जी को कैपिटल कर दिया, अब तो नगेट मत बोलना ऐसा। तो न्यूगेट पैकेज जो है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करना है, यहाँ पे आना है, एंटिटी फ्रेमवर्क लिखना है,
एंटिटी फ्रेमवर्क लिख के जैसे इंटर मारोगे यहाँ पे आ जाएगा ये माइक्रोसॉफ्ट का एंटिटी फ्रेमवर्क बाय माइक्रोसॉफ्ट। ध्यान देना अदर पार्टीज भी जो है फेक पैकेजेस यहाँ पे ऑलरेडी डाल के रखी है, लेकिन अपने को वो नहीं लेना, अपने को बाय माइक्रोसॉफ्ट वाला है। सबसे ज्यादा डाउनलोड भी उसी के, देखो कितना है, 257 मिलियन डाउनलोड है। तो ये है, यहाँ पे वर्जन सेलेक्ट करते हैं हम लोग को, जो भी लेटेस्ट स्टेबल वर्जन रहेगा वो लेना है। तो अभी ये टाइम पर 6.4.4 है, ठीक है। तो ये लेटेस्ट, अभी आगे जब भी तुम कभी रिकॉर्डिंग देखोगे या रहेगा तो हो सकता है उस टाइम पे वर्जन बदल चुका रहेगा, तो उसको कंफ्यूज मत होना, जो लेटेस्ट रहेगा वो ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंस्टॉल बटन पे क्लिक किए तो ये इंस्टॉल करना शुरू किया। फिर यहाँ से पूछेगा तुमको करना है, ओके करना है, लाइसेंस एक्सेप्ट करना है। देखो यहाँ पे पैकेज ऐड हो गया और ये देखो मैसेज नीचे इधर आ गया आउटपुट विंडो में, ये सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। बहुत मुश्किल था ना ये स्टेप, बस ये एक स्टेप है, हो गया इंस्टॉल, खत्म, ये डन। और कुछ भी नहीं करना, कोई नई चीज नहीं, कुछ नया इसमें कहानी नहीं आएगी, इतना ही एक स्टेप में है। ऐसा कोई है जिसको मतलब ये नहीं समझ में आया या ऐसा ये नहीं कर पाएगा या बहुत मुश्किल लग रहा है। यही चीज तुमको तुम्हारे इसमें करनी होती है मशीन टेस्ट में, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आते हैं हम लोग क्रिएट कॉन्टेक्स्ट पे। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट में जैसे आप देखो, अब मैं थोड़ा सा बैक स्टोरी में जाता हूँ। मेरे को कंट्रोलर बनाना था, मेरे को कंट्रोलर बनाने नहीं आता था, तो मैं क्या किया था, एक खाली क्लास लेता था और जो कोई और कंट्रोलर बना के रखा है मतलब माइक्रोसॉफ्ट में, वहां से मैं उसको इनहेरिट करता था, ठीक है। सेम काम हो गया, मेरे को कॉन्टेक्ट बनाने नहीं आता है, तो मैं एक खाली क्लास लूंगा और ऑलरेडी एक डीबी कॉन्टेक्ट क्लास एंटिटी फ्रेमवर्क देता है, बोलता है उसको इनहेरिट कर लो, हो गया, बन गया कॉन्टेक्ट, इतना ही है। तो क्या क्या करना पड़ेगा मेरे को, कौन बता सकता है क्या करना पड़ेगा मेरे को, क्या करना पड़ेगा। जितनी भी एंटिटी फ्रेमवर्क की क्लास रहेगी ना, उसको मैं एक फोल्डर में ले लेता हूँ जिसका नाम ले लेता हूँ ईएफ, ठीक है, ताकि वो सेपरेट हो जाए। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, तुम कहीं भी क्रिएट कर सकते हो, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन मैं ऐसा थोड़ा ढंग का दिखे प्रोजेक्ट इसके लिए। ओके, तो यहाँ पे आगे मैं क्लास ले लूंगा, पानी क्लास, क्लास, इसको मैं नाम दे दिया माई कॉन्टेक्स्ट। माई कॉन्टेक्ट मतलब जो मैं भी बनाऊंगा कॉन्टेक्ट, ये खाली खाली क्लास है, कोई कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट है नहीं, ठीक है। अब मेरे को इसको कॉन्टेक्ट बनाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको इनहेरिट करना पड़ेगा, जो कि एक क्लास है सिस्टम डॉट, क्या है, सिस्टम डॉट एंटिटी, आ नहीं रहा वो है, वो मालूम है मेरे को, सिस्टम डॉट डाटा डॉट एंटिटी डॉट, तो खाली डीबी कॉन्टेक्स्ट लिखने में, मिल जाने में कभी ये पता ही नहीं चलता कि ये नेम स्पेस के अंदर, इसके लिए नहीं। तो अगर ये लिखे, ये लिखने के बाद वो बोल रहे नहीं पता, कंट्रोल डॉट किए तो बोलेगा ये यूजिंग डाल दो ऊपर, तो इधर यूजिंग डाल दी, ऐसा भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो डीबी कॉन्टेक्स्ट बेसिकली क्लास है। अब ये जो मेरी क्लास है ना, ये कॉन्टेक्स्ट बन गई, ये कॉन्टेक्स्ट बन गई, इतना ही करना होता है कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए। तो ये सेकंड स्टेप भी अपना समझ में आ रहा है, सेकंड स्टेप भी डन हो गया। यहां तक ऐसा पूछा जो किसी को नहीं समझा एंटिटी फ्रेमवर्क, ये सबसे कोर पार्ट है एंटिटी फ्रेमवर्क का। जब भी तुम कोई नई एप्लीकेशन बनाओगे, थ्रेड बनाओगे, जब भी तुम न्यू प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर करोगे, तो तुमको ये दो स्टेप करना ही पड़ेगा। ये जो दो तीन स्टेप है ना, ये वन टाइम स्टेप है। इंस्टॉल एक ही बार करना है तुमको, कॉन्टेक्स्ट एक ही बार क्रिएट करना है, मतलब जितना डेटाबेस होता है उतना कॉन्टेक्स्ट होता है। यूजुअली प्रोजेक्ट में एक ही डेटाबेस होता है, तो वो ऑलरेडी जब तुम प्रोजेक्ट में कंपनी इन्वायरमेंट में पहुंचोगे तो बना हुआ रहेगा। जब तुमको अपना घर पे बैठ के प्रैक्टिस करोगे तभी ये करना पड़ेगा। मेरी बात समझी ना क्या बोलेगा। उसके बाद कॉन्फ़िगर कनेक्शन स्ट्रीम, ये जो स्टेप थर्ड स्टेप है, जो पहला दो स्टेप था ना, वो पहले दो स्टेप और थर्ड स्टेप का डिफरेंस बता दो। पहला दो स्टेप जो है तुमको कंपनी में कभी करना शायद ही पड़े,
अगर तुम कुछ पीओसी वगैरह बनाओगे, नया प्रोजेक्ट बनाओगे तो अलग बात है, नहीं तो जब तुम कंपनी के प्रोजेक्ट में जाओगे तो वहाँ एंटिटी फ्रेमवर्क पहले से इंस्टॉल रहेगा, कॉन्टेक्ट भी क्रिएटेड रहेगा, समझ रहे हो, ये सब ऑलरेडी रहेगा। लेकिन जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप जो है तुमको रियल टाइम में जॉब में काम आने वाला है। जो पहला दो स्टेप है शायद ही कभी तुमको करना पड़े, लेकिन थर्ड स्टेप तुमको करना पड़ेगा। तो थर्ड स्टेप में क्या है, थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं करेक्शन स्टेज। ये क्यों काम आता है, ये वही काम है, ये वही काम है जो तुमको जॉब पे लगने के बाद, प्रोजेक्ट क्लोन होने के बाद दूसरा काम रहता है। पहला काम क्लोन करोगे, दूसरा काम क्या करोगे, रन करोगे, रन करने जाओगे बोलेगा डेटाबेस नहीं मिल रहा, तो कनेक्शन स्ट्रिंग कॉन्फ़िगर करोगे तभी डेटाबेस मिलेगा। तो ये तुमको करना पड़ता है, ये तुमको करना पड़ता है। तो ये इसमें भी, इसका भी 80% काम किया हुआ रहता है, 20% करना पड़ता है। मेरी बात समझे में क्या, लेकिन तुम पूरा समझे रहोगे तभी तुमको समझेगा कि मेरे को क्या करना है और मेरे को कहाँ पे जाके क्या चीज ढूंढनी है। तो पहले मैं तुमको बता देता हूँ कि कॉन्फ़िगर होगा कैसे। फर्स्ट दो स्टेप में किसी को कोई डाउट है? फर्स्ट दो स्टेप, राइट क्लिक करना है, मैनेज लिखित पैकेट में जाना है, एंटिटी फ्रेमवर्क लिखना है, सर्च में आएगा, सर्च पे क्लिक करके इंस्टॉल, खत्म। दूसरे में क्या करना है, राइट क्लिक करना है, एक क्लास बनाना है, क्लास को डीबी कॉन्टेक्ट से इनहेरिट करना है, खत्म। क्लियर है? ठीक है। आगे थर्ड स्टेप के बाद, थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग कॉन्फ़िगर करना है मेरे को। तो मैं थोड़ा देर पहले वेब कॉन्फ़िग के एग्जांपल बताया था, तो मैं तुमको बोलता एक सेक्शन है जो सेपरेटली मैं बताऊंगा, वो ऐप सेटिंग में नहीं आता है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग नाम का भी एक सेक्शन होता है। कहाँ पे होता है वो कनेक्शन स्ट्रिंग नाम का सेक्शन? वो होता है यहाँ पे वेब कॉन्फ़िग के अंदर। ठीक है। तो अभी मेरे को क्या करना है, यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग कॉन्फ़िगर करने के लिए, कनेक्शन स्ट्रिंग कॉन्फ़िगर करने के लिए अभी तक का ये प्रोजेक्ट को क्या पता चल गया पहले वो समझ लो, तब उसकी नीड भी ऑटोमेटिक तुमको समझ में आ जाएगी। इससे ये पता चल गया ये एमवीसी का प्रोजेक्ट है, ये रन होगा तो ये क्या करेगा, एंटिटी फ्रेमवर्क की डीएलएल को लोड कर देगा। मतलब एक तो ये भी पता चल गया कि कभी तो जाके ये एसक्यूएल सर्वर से डेटा एक्सेस करेगा। फिर ये होता है कि तुम डेटा एक्सेस अगर करेगा तो मैं डेटा एक्सेस कहाँ से करूं? तुमने प्रोजेक्ट को बोला कि एसक्यूएल से डेटा उठा, एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन उसका कहाँ रहेगा, भाई तेरा एसक्यूएल सर्वर का है, तेरा डेटाबेस का नाम क्या है, तो वो हम लोग को बताना पड़ता है। उसी को बोलते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग कॉन्फ़िगरेशन। कनेक्शन स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग होती है जिसके अंदर तुम्हारा सी शार्प का प्रोजेक्ट एसक्यूएल सर्वर के प्रोजेक्ट से कैसे कनेक्ट करेगा वो डिटेल होती है। यानी कनेक्ट करेगा तो सर्वर का नाम क्या रहेगा, यूजर नेम क्या रहेगा, पासवर्ड क्या रहेगा, डेटाबेस क्या रहेगा, ये ऑल डिटेल कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर रहेगी। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उसको कहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक, कोई तो एक प्लेस होना चाहिए, तो बोले सर कोई तो एक प्लेस हमें वहां जाके मैं बता दूं कनेक्शन स्ट्रिंग तो उसको पता चल जाए। क्योंकि जब हम लोग खुद से कोड करते हैं, जब हम लोग खुद से कोड करते हैं तो हम लोग पूरा कनेक्शन ओपन करते हैं, बहुत सारी चीज लिखते हैं, तो हम लोग को पता होता है कि कहाँ बताना है। लेकिन हम लोग ने तो कनेक्शन बनाया ही नहीं, हम लोग ने तो कनेक्शन ओपन किया ही नहीं, हम लोग तो कनेक्शन का कोड कर ही नहीं रहे, हम लोग तो सिर्फ खाली क्लास क्रिएट कर रहे हैं ना। हम लोग तो खाली क्लास क्रिएट करें। अब खाली क्लास से बड़ी क्लास में वैल्यू भेजना, मतलब इंटरव्यू का क्वेश्चन, हाउ कैन आई ट्रांसफर वैल्यू फ्रॉम सब क्लास टू सुपर क्लास। खाली क्लास मतलब मेरी सब क्लास, बड़ी क्लास मतलब जो ऑलरेडी उन लोग ने दिया है कोड से भर के, मेरे को सब क्लास से सुपर क्लास में वैल्यू पास करना है। इंटरव्यू में क्वेश्चन करते हैं हाउ कैन यू पास पैरामीटर फ्रॉम सब क्लास टू सुपर क्लास, कैसे पास करोगे? तो उसके लिए आता है यूजिंग बेस कीवर्ड। क्या आता है? यूजिंग बेस कीवर्ड। बेस कीवर्ड से तुम कर सकते हो, बेस कीवर्ड से कॉल भी कर सकते हो बेस क्लास को, बेस कीवर्ड से तुम बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर भी कॉल कर सकते हो, बेस कीवर्ड से तुम बेस क्लास के मेंबर भी एक्सेस कर सकते हो। बेस कीवर्ड, यूजिंग बेस कीवर्ड बोलोगे तो वो भी पढ़ा लिखा आदमी रहेगा जो सामने बैठा रहेगा तो समझ ही जाना चाहिए उसको। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, मेरे को सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्टर बनाना है। अब मेरे को ये पता होना चाहिए ना कहाँ पर मैं कनेक्शन स्ट्रिंग बताऊंगा। तो इसके अंदर जाता हूँ मैं, देखो इसको मैं कैसे गया, कंट्रोल दबाना है, होल्ड करना है, राइट क्लिक करो, गो टू इम्प्लीमेंटेशन। जा ही नहीं रही। कोड डेफिनेशन कर दिया, देखो आ गया, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी हुई है, डीबी कॉन्टेक्स्ट। ये कोड अपन नहीं लिखे हैं, ये कोड माइक्रोसॉफ्ट का लिखा हुआ कोड है।
और यहाँ पे एक फंक्शन है, ये फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है। ये एक फंक्शन है, ये इसको देख लेते हैं। ये एक फंक्शन है जिसका नेम ना क्लास नेम के सेम है। तो ये क्या है? दो सबको दो, किसको इसको चाहिए? मेरे को दो, मेरे को दो दे दो पहले, फिर आगे सबको।